हेलो प्यारे दोस्तों, इस वीडियो में देखेंगे क्लास 7 साइंस। जो कि साइंस का नाम है, हमारा इस बुक का नाम है कि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। ये हमारा छत्तीसगढ़ बोर्ड है, ठीक है। जो कि अध्याय 2 हमारा जो दिया गया था कि जल। तो प्यारे दोस्तों, इस पाठ में ऑल क्वेश्चन आंसर हम लोग देखेंगे, ठीक है। यानी सभी प्रश्न उत्तर को देखेंगे। दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, देखिए सबसे पहले पाठ के अंदर जितने भी प्रश्न दिए गए हैं उनको भी सोल्व करना है, और उसके बाद फिर जो अभ्यास प्रश्न दिया गया है इस पाठ में उसको भी हम लोग एक एक करके देख लेंगे, ठीक है। यहाँ पर भी आप सब देख सकते हैं अभ्यास का प्रश्न दिया, इसको भी देखेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले जो पूछा गया था हमारा पाठ के अंदर, तो देखिए कहा है इनका उत्तर देने के लिए, जो कि पेज नंबर हमारा 9, पेज नंबर 9 में कुछ प्रश्न दिया है। देखिए सबसे पहले पूछा गया था कि महासागरों के जल का उपयोग मनुष्य अपने दैनिक जीवन में क्यों नहीं कर सकते। तो इसके बारे में लिखना है कि महासागरों के जल में लवणों की मात्रा बहुत अधिक होती है, जिसके कारण इसका जल खारा एवं कठोर हो जाता है। अतः अतः महासागरों का जल कठोर एवं खारा होने के कारण मनुष्य अपने दैनिक जीवन में उपयोग नहीं कर सकता, ठीक है। तो समुद्र का जल कैसा होता है, तो खारा होता है, ठीक है। खारा का मतलब नमकीन होता है। चलिए अब दिया है आगे, का मनुष्य के शरीर के लिए जल क्यों आवश्यक है। का मनुष्य का जो शरीर है उस उनके लिए का है जल जो क्यों आवश्यक है। तो लिखना है आप सबको कि मनुष्य के शरीर की विभिन्न क्रियाओं के संचालन के लिए माध्यम के रूप में जल आवश्यक है। जल अमाशय में भोजन को पचाने में तथा पचे हुए भोजन के अवशोषण एवं शरीर में उसके संवहन के लिए आवश्यक होता है, ठीक है। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। प्रश्न 3, इसमें पूछा गया था कि गमलों में लगे पौधों को यदि जल से न सींचा जाए तो क्या होगा। कारण सहित आपको समझाना है। सींचा का मतलब अगर उसमें पानी नहीं दे तो यहाँ पर आप सबको लिखना है कि गमलों में लगे पौधों को यदि जल से न सींचा जाए तो पौधे धीरे धीरे सूख जाएंगे। इसका कारण यह है कि पौधे की जड़ें जल में विलय खनिज लवणों को अवशोषित कर पौधों के विभिन्न भागों तक पहुंचाती है, जिससे पौधे हरे रहते हैं तथा हरे पौधे स्वयं भोजन का निर्माण कर वृद्धि करते हैं। हरे पौधे क्या करते हैं, तो अपना भोजन का स्वयं निर्माण करते हैं और फिर अपना वृद्धि करते हैं। चलिए दिया है कि जलीय जीवों के लिए जल किस प्रकार महत्वपूर्ण है। जलीय जीवों के लिए तो देखना कि जलीय जीवों के लिए जल आवास होता है। जल आवास का मतलब है कि वो जलीय जीव क्या होता है कि जल में ही रहते हैं, तो उनका घर क्या हुआ, तो जल ही हुआ। तथा जलीय जीव जल में घुली ऑक्सीजन का उपयोग श्वसन क्रिया में करते हैं। जल में उपस्थित शैवालों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं। देखिए दोस्तों फिर जब आगे देखिएगा तो कहा गया था इनके उत्तर देने के लिए, जो कि हमारा पेज नंबर 10, वहां पर भी देखते हैं कुछ क्वेश्चन दिया गया था। सबसे पहले पूछा गया था हमारा कि विभिन्न स्रोतों से प्राप्त जल पीने योग्य क्यों नहीं होता। तो लिखना आप सबको कि विभिन्न स्रोतों से प्राप्त जल पीने योग्य नहीं होता, क्योंकि विभिन्न स्रोतों से प्राप्त जल में घुलित लवण, निलंबित कण एवं सूक्ष्म जीवाणु हो सकते हैं, जो शरीर के लिए हानिकारक होते हैं। देखिए दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि विभिन्न स्रोतों का मतलब जैसे कि मान लीजिए पोखर, तालाब, भूमिगत जल, ये सब बहुत तरह तरह का पानी होता है, जो कि सभी स्रोत का जो पानी होता है वो पीने लायक नहीं होता है। चलिए अब है कि जल को पीने योग्य बनाने के लिए किन किन विधियों का प्रयोग किया जाता है। तो लिखना है कि पानी को पीने योग्य बनाने के लिए पानी को उबाल कर छान लेना चाहिए। इसके अलावा कुछ रासायनिक पदार्थ पोटेशियम परमैंगनेट, ब्लीचिंग पाउडर, फिटकरी आदि मिला देना चाहिए। इसके अलावा फिर लिखना दोस्तों आगे में आपको कि इसके अलावा घरों में जल में निलंबित अशुद्धियों को दूर करने के लिए सिरेमिक कैंडल युक्त फिल्टर का उपयोग किया जाता है। आजकल पराबैंगनी विकिरण द्वारा जल को कीटाणु रहित किया जाता है। क्या होता है, तो जल को कीटाणु रहित। आगे का है आशुद्ध जल से आप क्या समझते हैं। आशुद्ध जल जो होता है, तो लिखना आप सबको कि आशुद्ध जल
जल का शुद्धतम रूप है, मतलब सबसे शुद्ध रूप वही होता है, अशुद्ध जल ही। कहा प्रयोगशालाओं में प्रयोगों के लिए इनकी आवश्यकता होती है। अशुद्ध जल प्राप्त करने के लिए जल को गर्म करके वाष्प में तथा वाष्प को संघनित कर जल में बदला जाता है। ठीक है, यही हमारा कहलाता है अशुद्ध जल। अब देखते हैं आगे दोस्तों का इनका उत्तर देने के लिए पेज नंबर 12, जो कि पूछा गया था कि जल को सार्वत्रिक विलायक क्यों कहा जाता है। जल को तो लिखना है कि जल में बहुत से पदार्थों को घोलने की शक्ति होती है। जल में बहुत से पदार्थों को क्या होती है, घोलने की शक्ति होती है, इसलिए इसे सार्वत्रिक विलायक कहा जाता है। ठीक है, देखिए आगे प्रश्न 2, उन लवणों के नाम लिखिए जो समुद्री जल में पाए जाते हैं। लवण का नाम लिखना है। इन्हें समुद्री जल के 1 लीटर पानी में 36 ग्राम लवण होते हैं। कितना? 36 ग्राम। जिसमें अधिक मात्रा में नमक, सोडियम क्लोराइड के अतिरिक्त कम मात्रा में यह प्रमुख लवण सोडियम ब्रोमाइड, मैग्नीशियम क्लोराइड तथा पोटेशियम आयोडाइड होते हैं। ठीक है, जल में यही सब लवण होता है। चलिए अब आगे देखते हैं, क्या संक्षिप्त टिप्पणी आपको देने के लिए कहा गया है, क्योंकि सबसे पहले आपको पूछा है कि संतृप्त विलयन और खोल दिया की विलयता, इसके बारे में आपको थोड़ा थोड़ा बता देना है। तो सबसे पहले आपको बताना है संतृप्त विलयन, तो लिखना है वह विलयन जिसमें किसी निश्चित ताप पर विलय की उससे अधिक मात्रा नहीं घोली जा सकती, उसे हम लोग संतृप्त विलयन कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे दोस्त? संतृप्त विलयन। चलिए अब हमारा ख में दिया गया है मेरे दोस्त, अब ख में दिया है कि विलेयता, तो इसके बारे में आप सबको लिखना है कि किसी निश्चित ताप पर किसी पदार्थ की किसी भी पदार्थ की 100 मिलीमीटर जल में विलय अधिकतम मात्रा उस पदार्थ की उस ताप पर विलेयता कहलाती है। विलेयता कहलाती है। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, पूछा है कि जल के किस गुण के कारण सूर्य का प्रकाश जलीय पौधों तक पहुंचता है। जल के किस गुण के कारण, तो लिखना है कि जल की पारदर्शिता के कारण ही प्रकाश जलीय पौधों तक पहुंचता है। किसके कारण? तो जलीय पौधों तक। आगे देखते हैं दोस्तों पेज नंबर 15, वहां पर भी कुछ प्रश्न दिए गए हैं। क्या ठंडे प्रदेशों में नदी तालाब में रहने वाले जीव जंतु जल के जमने के बाद भी कैसे जीवित रहते हैं? बहुत बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये। तो इसके बारे में लिखना है कि ठंड के दिनों में जब पानी का ताप 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला जाता है, तब नदियों तथा झीलों का पानी बर्फ में परिवर्तित होने लगता है। बर्फ का आयतन अधिक और घनत्व कम होने से वह पानी की सतह पर तैरने लगती है एवं सतह को पूर्ण रूप से ढक लेती है। सतह का ताप जब 0 डिग्री सेल्सियस का है, 0 डिग्री सेल्सियस होता है, तो सतह के नीचे का ताप 0 डिग्री सेल्सियस से अधिक होता है। पानी ताप का कुचालक है। पानी जो है दोस्त वो क्या है? ताप का जो वो कुचालक है। अतः यह अंदर के ताप को बाहर निकलने नहीं देता और संपूर्ण पानी बर्फ में परिवर्तित नहीं हो पाता है। इसलिए झील की सतह पर बर्फ जमने के बावजूद इसके अंदर जीव जंतु क्या तो वो जीवित रह जाते हैं। क्योंकि क्या होता है दोस्त कि उसके ऊपर वाला जो परत होता है वो तो जम जाता है, लेकिन नीचे वाला परत क्या था? नहीं जम पाता है। ठीक है, चलिए अब क्या बर्फ जल के ऊपर तैरती है, कारण स्पष्ट कीजिए। बर्फ जो था वो जल के ऊपर तैरती है, इसके बारे में बताना है। तो लिखना है कि सामान्यतः पदार्थ का ठोस रूप उसके द्रव रूप की तुलना में भारी होता है, परंतु जल का व्यवहार इसके विपरीत होता है। अर्थात जल का द्रव रूप, मेरे दोस्त यहाँ पर कहा है कि जल का द्रव रूप ठोस रूप की तुलना में भारी होता है। इसलिए बर्फ जो है इसलिए जो बर्फ होता है वो जल के ऊपर तैरती रहती है। ठीक है, इसका कारण है ये जो कि आपको लिखना होगा। चलिए आगे कठोर एवं मृदु जल की पहचान कैसे करेंगे? कठोर एवं मृदु जल की जो पहचान है, तो लिखना है कि नहाने एवं कपड़ा धोने पर जब जल साबुन बहुत सा झाग देता है तो उसे हम मृदु जल कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे दोस्त? मृदु जल कहते हैं। कुछ स्रोतों से प्राप्त जल साबुन, यहाँ पर हो जाएगा मेरे दोस्त साबुन। ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। साबुन के साथ अच्छी तरह से झाग नहीं देता, उसे कठोर जल कहते हैं। क्या कहते हैं? कठोर जल।
चलिए कहा है प्रयोग द्वारा सिद्ध कीजिए कि जल किन दो गैसों कहा है कि जल जो वो किन दो गैसों से मिलकर बना होता है। देखिए दोस्तों इसके बारे में आपको ज़्यादा बड़ा नहीं लिखना, अगर आप लिखना चाहते हैं तो अपने बुक से भी लिख सकते हैं। हालाँकि इतना ही लिखिएगा तो काफ़ी है कि जल किन दो गैसों से मिलकर यहाँ पर जल दो गैसों से मिलकर बना है। इसे जानने के लिए उसका विद्युत अपघटन किया जाता है। इसके लिए हमारा आवश्यक सामग्री जो कि हमारा चौड़े मुंह वाले प्लास्टिक की बोतल, चाकू, 2 छिद्र वाला रबर रबर कोक। उसके बाद कहा है कि स्टैंड, सल्फ्यूरिक अम्ल, पानी, कार्बन की 2 छड़, 2 परख नलियाँ, बैटरी 6 वोल्ट और माचिस। बस इतना लिख दीजिएगा, ज़्यादा प्रूफ करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। है दोस्तों अब हमारा आगे दिया है पेज नंबर 19, वहाँ पर भी 2 क्वेश्चन दिया है। इसके आगे फिर हम लोग अभ्यास प्रश्न की ओर बढ़ जाएंगे, ठीक है। चलिए, क्या जल प्रदूषण के प्रमुख कारण क्या है? क्या जल प्रदूषण रोकने के लिए आप क्या उपाय करेंगे? देखिए दोस्तों इसमें आपको 2 क्वेश्चन पूछा गया है। प्रदूषण के कारण आपको बताना है, तो लिखना है कि जल प्रदूषण के प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं। नंबर 1 मनुष्य, पशु एवं अन्य जीव जंतु, उद्योग धंधे, कृषि, अपशिष्ट पदार्थ, रासायनिक पदार्थ, ये सब कारण है। और कहा है कि जल प्रदूषण रोकने के लिए आप क्या उपाय करेंगे? इसका उपाय आपको बताना है, तो लिखना है कि जल प्रदूषण रोकने के लिए हमें निम्नलिखित उपाय करने चाहिए। जो कि नंबर 1 में आपको कूड़ा, नंबर 2 में मृत शरीर, मूर्तियाँ आदि को जल में प्रवाहित नहीं करना चाहिए। इसी प्रकार से आपको नंबर 3, ये नंबर 4, ये 4 पॉइंट आपको लिखना है, ठीक है? बस इतना ही आपको लिखना है अच्छे प्रकार से, ज़्यादा बड़ा नहीं दोस्तों। चलिए, अब हम लोग आगे की ओर देखते हैं। देखिएगा यहाँ पर हमारा पूछा गया था क्या, 1 सेकंड। देखिए दोस्तों यहाँ पर पूछा गया था कि जल संरक्षण क्यों आवश्यक है? क्या चीज़? तो जल संरक्षण जो तो लिखना है इसके बारे में। पृथ्वी पर उपलब्ध जल में से मनुष्यों के लिए उपयोगी में आने वाले जल की मात्रा बहुत कम है। यह लगभग कहा गया, यह जो है वो लगभग 10 लीटर में 1 मिलीलीटर के बराबर है। औद्योगिक विकास एवं लगातार बढ़ते शहरीकरण के कारण कुओं तथा तालाबों में लगातार कमी होती जा रही है और भूमिगत जल का स्तर लगातार नीचे गिर रहा है, जो भविष्य में जल संकट का कारण बन सकती है। अतः जल संकट से बचने के लिए जल संरक्षण क्या है मेरे दोस्त? तो आवश्यक है। इसलिए दोस्तों आजकल कहा गया है कि जल संरक्षण करना अति ही आवश्यक हो गया है, ठीक है। जल को बचाना चाहिए, ज़्यादा बर्बाद नहीं करना चाहिए। प्यारे दोस्तों अब हमारा समाप्त हो गया पाठ के अंदर वाला। अब हम लोग देखेंगे अभ्यास प्रश्न। देखिए इसमें सबसे पहले दिया है कि सही उत्तर आपको चुनकर क्या है लिखने के लिए। क्या है? बर्फ जल की सतह पर तैरती है, क्यों तैरती है? इसका कारण क्या है? तो लिखना आपको कि बर्फ का घनत्व जल से कम होता है। बर्फ का घनत्व जल से क्या होता है? बर्फ का घनत्व जल से कम होता है, ठीक है। सी में आपको टिक लगाना है, यानी गो नंबर में। आगे आगे दिया कि जल में हाइड्रोजन का है, जल जो होता है उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात 2:1 होता है। तो क्या है किसके अनुसार यह होता है? तो लिखना कि आयतन के अनुसार। किसके अनुसार मेरे दोस्त? तो ये हमारा जो है वो आयतन के अनुसार होता है, ठीक है। चलिए अब दिया है कि जल चक्र क्या है? कहा जल चक्र जो है मेरे दोस्त वो क्या है? तो लिखना है कि वाष्पन और संघनन की प्रक्रिया क्या है? वाष्पन और संघनन की एक प्रकार की क्या है? तो प्रक्रिया है जल चक्र, ठीक है। अभी अशुद्ध जल का है, अशुद्ध जल जो है वो कैसी जल होती है? तो लिखना है ये हमारा वर्षा जल है। कैसा है मेरे दोस्त? तो ये हमारा वर्षा जल है। चलिए ये तो हो गया हमारा वर्षा जल। अब आगे देखते हैं। यहाँ पर कहा गया था दोस्त कि रिक्त स्थानों की क्या है पूर्ति करने के लिए जल एक क्या है? जल जो है मेरे दोस्त वो एक प्रकार क्या है? सार्वत्रिक विलायक है, सार्वत्रिक विलायक है। चलिए आगे देखते हैं हम। यहाँ देखिए ख, जो कि यहाँ पर आपको को भरना है कि कार्बिन, कार्बन डाइऑक्साइड का है। कार्बन यहाँ पर सीधा बोल आपको बताना है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस जल में ऑक्सीजन गैस की अपेक्षा अधिक विलयी है। जल में कठोरता उसमें घुले कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के लवणों के कारण होती है। आशुद्ध जल विद्युत का क्या है? कुचालक है। क्या है मेरे दोस्त? कुचालक का मतलब है कि वो धारा प्रवाह नहीं हो सकता है, ठीक है। चलिए यहाँ पर आपको जल के विद्युत अपघटन द्वारा उत्पन्न यहाँ पर दिया है कि हाइड्रोजन, यहाँ पे हमारे हाई, ठीक है, हाइड्रोजन होगा। हाइड्रोजन गैस जलने पर पॉप की आवाज उत्पन्न करती है।
चलिए ये सब हो गया हमारा क्लियर। अब देखते हैं कहा दिए गए कथनों में सही व गलत की पहचान करें तथा गलत कथनों को सही बनाकर आपको लिखना है। क्योंकि सबसे पहले दिया है कि ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग जल को कीटाणुनाशक बनाने में किया जाता है, तो ये हमारा बिल्कुल क्या है, सही है। अबे अशुद्ध जल पीने के लिए उपयुक्त है? अशुद्ध जल जो होता है वो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि उसमें पीने लायक होता ही नहीं अशुद्ध अशुद्ध जल। अब है कि ये हमारा गलत बोला गया, लेकिन सही जो होगा वो है कि ऑक्सीजन गैस इस जल में घुली नहीं रहती है, इसलिए पीने योग्य जो है वो नहीं होता है, ठीक है। यह एक कारण है। और देखिए गौर में दिया है कि गैसों की जल का है, गैसों की जल में विलेयता ताप वृद्धि के साथ कम होती है, तो यह बिल्कुल गलत है। जो कि इसको सही करके आपको लिखना है कि गैसों की जल में विलेयता ताप वृद्धि के साथ अधिक होती है। क्या होती है मेरे दोस्त? तो वृद्धि के साथ अधिक होती है। चलिए अब हमारा घ में बोला गया था कि बर्फ का है, बर्फ का घनत्व जल के घनत्व से अधिक होता है, तो ये भी हमारा क्या है, गलत है। क्योंकि बर्फ का जो घनत्व है वो जल के घनत्व से कम है। किसके? तो जल का जो घनत्व है उससे क्या है, बर्फ का घनत्व कम होता है। कहा गया मेरे दोस्त कि 0 डिग्री सेल्सियस पर रखने का है, 0 डिग्री जो सेल्सियस होता है उस पर रखे जल को गर्म करने पर आयतन में वृद्धि होती है। ये हमारा गलत है, जो कि इसको सही करके आप सबको लिखना होगा कि 0 डिग्री सेल्सियस पर रखे जल को गर्म करने पर आयतन में कमी होती है। क्या होती है? आयतन में कमी होती है, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे की ओर देखते हैं मेरे दोस्त। यहाँ पर क्या है, निम्नलिखित प्रश्नों के आपको हर एक प्रश्न का उत्तर आपको बताना है। जो कि सबसे पहले पूछा गया है, पृथ्वी की सतह पर का 3 से 4 कितना 3 से 4 भाग जल से ढका है, फिर भी जल का संकट क्यों है? मतलब मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि मान लीजिए हमारा एक पृथ्वी है, ठीक है। इस पे इतना भाग में लगभग जल ही है, मात्र इतना भाग में स्थल है, ठीक है। तो कहा जाए इतना रहने के बावजूद भी जल का संकट क्यों है? तो इसमें पृथ्वी की जल का 3/4 भाग जल से ढका है, किंतु अधिकतम जल खारा होने के कारण मनुष्य के दैनिक जीवन के उपयोग लायक नहीं रहता। मात्र 1% जल ही नदी एवं झीलों का उपयोग लायक होता है, इसलिए जल संकट है, ठीक है। आपको पता चल गया ना। चलिए दिया है आगे कि यदि जंगल में पाए जाने वाले सभी जल के स्रोत सूख जाए तो क्या होगा? जंगल में जो जल के जो स्रोत है अगर वो सूख जाए तो क्या होगा? तो लिखना है कि यदि जंगल में पाए जाने वाले सभी जल के स्रोत सूख जाए तो जंगल के प्राणी तथा जीव जंतु में वनीय संपदा नष्ट हो जाएगी तथा इनके नष्ट होने पर इसका विपरीत प्रभाव मनुष्य पर भी पड़ेगा। कहाँ पर? तो इसका विपरीत प्रभाव जो मनुष्य पर भी पड़ सकता है। पृथ्वी में जल चक्र को समझाइए। पृथ्वी पर जो जल चक्र उसको आपको समझाना है। तो दोस्तों आपको इस प्रकार से लिखना है कि जल चक्र समुद्र, झीलों एवं तालाबों तथा जल के अन्य स्रोतों का जल लगातार वाष्पित होता रहता है। मतलब क्या? तो उससे जल क्या तो वाष्पित होते रहता है। पौधे जंतु भी विभिन्न जैविक प्रक्रियाओं के द्वारा जल वाष्प उत्पन्न करते हैं। यह जल वाष्प वायुमंडल में एकत्रित होती होते रहती है। जल वाष्प हल्की होने के कारण ऊपर की ओर जाती है। वायुमंडल के ऊपरी सतह का ताप कम होने के कारण यह जल वाष्प छोटी छोटी बूंदों के रूप में संघनित हो जाता है एवं बादल बनाता है। बादलों में जल की कुछ बूंदें पास पास आती तो पानी की बड़ी बूंदें बन जाती तथा वर्षा के रूप में गिरने लगती है। इस प्रकार जल पुनः पुनः जल स्रोतों में पहुंच जाता तथा जल चक्र जल चक्र जो है वो पूर्ण हो जाता है, ठीक है। बस इतना आपको लिख लेना है। ये हमारे जल चक्र की एक प्रकार की प्रक्रिया है। चलिए अब दिया प्रश्न 4। प्रश्न 4 में इसमें हमें कहा गया था कि शक्कर के संतृप्त, शक्कर का मतलब क्या होता है? चीनी जिसको हम लोग कहते हैं, का संतृप्त विलयन का निर्माण किस प्रकार किया जाता है? यदि इस विलयन को गर्म किया जाए तो क्या होगा? अगर इस विलयन को गर्म किया जाए तो देखना, एक बीकर में आधा भाग जल लेते हैं तथा उसमें शक्कर डालकर चलाते हैं तथा शक्कर घुल जाने पर और शक्कर की मात्रा डालते हैं और हिलाते हैं। शक्कर की मात्रा तब तक डालकर हिलाते हैं जब तक और अधिक शक्कर घुलना बंद न हो जाए। इस प्रकार प्राप्त विलयन शक्कर का संतृप्त विलयन होगा। यदि इस विलयन को गर्म किया जाए तो इसमें शक्कर की
और मात्रा घुलेगी, का शक्कर की जो है ना वो और भी मात्रा इसमें घुल सके अगर इसे गर्म किया जाए तब, ठीक है। चलिए, क्या है लवण युक्त, आगे हम लोगों का पूछा गया था कि लवण युक्त जल विद्युत का सुचालक होता है, क्रियाकलाप द्वारा समझा कर लिखिए। तो इसके बारे में आप सबको लिखना है कि लवण युक्त जल में जब विद्युत प्रवाहित होती है तब वे जल में उपस्थित सभी लवण अपने अपने आयनों में विभक्त हो जाते हैं, चूंकि हाइड्रोक्सिल चूंकि हाइड्रोक्सिल आयन से आयन से क्रिया कर क्षार बना लेते हैं। वे वे तथा हम जानते हैं कि जल जल अम्लीय या क्षारीय माध्यम में विद्युत का सुचालक होता है, अतः लवण युक्त जल विद्युत का सुचालक होता है। क्या होता है मेरे दोस्त? तो लवण युक्त जल जो होता है कैसी, तो लवण युक्त जल जो है ना वो विद्युत का क्या होता है मेरे दोस्त? सुचालक होता है। चलिए, आगे दिया है कि जल प्रदूषण किसे कहते हैं। यहाँ पर पूछा गया था मेरे दोस्त कि जल प्रदूषण जो जो है वो काय किसे कहते हैं। जल प्रदूषण के कारण लिखें। तो आप सबको लिखना है कि जल के में विभिन्न स्रोतों से अनेक रासायनिक पदार्थ, मल मूत्र तथा दूसरे अवांछित पदार्थ आदि मिलकर जल को प्रदूषित कर देते हैं। इस प्रकार इनके द्वारा जल का प्रदूषित हो जाना जल प्रदूषण कहलाता है। जल प्रदूषण के निम्नलिखित कारण है जल प्रदूषण के, जो कि नंबर 1 में आप सबको लिखना है कि कूड़े करकट एवं मल मूत्र जैसे अपशिष्ट पदार्थ को सीधे नदी, तालाब अथवा झील में नहीं डालना चाहिए, ठीक है। अथवा झील में नहीं डालना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर आपको नहीं जोर देना है। अब है कि मृत शरीर मूर्तियों आदि को जल में प्रवाहित करना, यह सब कारण है, ठीक है। सॉरी, यह नहीं। देखिए दोस्तों, जो यहाँ पे लिखा है वही आपको लिख देना है। उद्योग धंधे तथा कारखानों का अधिक मात्रा में उपयोग किया जाना, ये तीसरा पॉइंट हो जाएगा। चौथा पॉइंट में आप सबको लिखना है कि कृषि में हानिकारक कीटनाशकों का अधिक मात्रा में उपयोग किया जाना, ये सबसे क्या हो रहा है? जल प्रदूषण जो वो बहुत अधिक हो रही है, ठीक है। चलिए दोस्तों, अब हमारा आगे दिया है कि अपने शहर या फिर गांव में जल प्रदूषण रोकने के लिए क्या उपाय करेंगे। इसके बारे में आप सबको लिखना है। तो लिखना है कि जल प्रदूषण के नियंत्रण के निम्नलिखित उपाय हैं, जो कि नंबर 1 में आप सबको लिखना है कूड़े करकट एवं मल मूत्र जैसे अपशिष्ट पदार्थ को सीधे नदी, तालाब अथवा झील में नहीं डालना चाहिए, ठीक है। ये सब जो है ना वो सभी लोगों को बताना भी चाहिए, ठीक है दोस्तों। से लिखा है मृत शरीर मूर्तियों आदि को जल में प्रवाहित नहीं करना चाहिए। नंबर 3, उद्योग धंधे तथा कारखानों से निकले अपशिष्ट पदार्थ को सीधे जल स्रोत में नहीं मिलाना चाहिए। कहाँ पर? तो जल स्रोत जो होता है उसमें नहीं मिलाना चाहिए। कृषि में हानिकारक कीटनाशकों को कम से कम उपयोग किया जाना चाहिए, ठीक है। आजकल क्या हो रहा है कि कृषि में बहुत अधिक कीटनाशकों का उपयोग किया जा रहा है, ठीक है, रासायनिक दवाइयों का। चलिए, अब दिया है कि वर्षा जल संरक्षण का क्या अर्थ है किसका। तो आपको बताना है मेरे दोस्त कि वर्षा जल संरक्षण जो का क्या अर्थ होता है। तो लिखना है कि वर्षा के जल को एकत्रित कर उनका आवश्यकता अनुसार उपयोग किया जाना वर्षा जल संग्रहण कहलाता है। संग्रहण हेतु मकान की छत पर गिरने वाले वर्षा के जल को पाइप द्वारा भूमि में खोदे गए विशेष प्रकार के गड्ढों में पहुंचाया जाता है। ताप में तो विशेष प्रकार के गड्ढा जो होता है ना वो उसमें पहुंचाया जाता है, ठीक है। इसलिए कहा गया कि वर्षा जल संरक्षण का क्या अर्थ है जो मैं आपको बता दिया हूँ अच्छी प्रकार से। तो प्यारे दोस्तों, आज का ये वीडियो हमारा यहीं पर ये समाप्त है। अब हम लोग अगले वीडियो में यानी अगले चैप्टर को लेकर हम लोग आएंगे, ठीक है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिएगा।